Yes, good morning everyone. गुड मॉर्निंग बेटा. गुड मॉर्निंग. हमारे कल 5th चैप्टर चल रहा था, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. उसमें हम लोगों ने पुली प्रॉब्लम्स किया था, फ्रिक्शन के जो क्वेश्चंस थे वो किए थे. वहां तक किसी को डाउट तो बोलो बेटा एक बार. कोई भी रिगार्डिंग डाउट तो भूल जाओ एक बार. है क्या? नहीं है? तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 है आपका, वर्क, एनर्जी एंड पावर. तो वो करते हैं. कुछ टॉपिक्स थे आप लोगों के जो मैंने आप लोगों को सेंड किए थे ग्रुप में. उन टॉपिक्स पे एक बार आप लोग थोड़ा सा रुकना, क्योंकि वो टॉपिक्स एक बार एनालिसिस करने पड़ेंगे वापस. तो कल अपनी यही बात हुई थी कि चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन. लेकिन उस जो मैं टॉपिक्स भेजे आप लोगों को सीबीएसई वाले, वो एक बार और थोड़े बहुत कहीं से और कंफर्म करना है. तो अभी हम लोग सीक्वेंस में चल रहे हैं. चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर लिया हम लोगों ने, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ताकि आप लोग सीक्वेंस से पढ़ लो. ठीक है ना? जो भी है, जितना भी है, हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं 40 मिनट्स की क्लास में. देखो, वर्क, एनर्जी एंड पावर. सबसे पहले इसमें हम लोग इस वर्क के बारे में पढ़ेंगे. ये वर्क आप लोगों ने सबने पढ़ रखा है 9th क्लास में. ये चैप्टर आप लोगों के 9th क्लास में भी था ना? क्या पढ़ रखा है? क्या होता है वर्क? कोई बता सकता है क्या मुझे? व्हाट डू यू मीन बाय वर्क? यस. अरे सर्टेन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. वेरी गुड. देखो, कोई एक ऑब्जेक्ट है, लेट सपोज ये ऑब्जेक्ट है, पोजीशन ए पर प्रेजेंट है. व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट ए ऑफ मास m kg, देन इट डिस्प्लेस्ड बाय d displacement and reach on the point b. क्लियर? नाउ यहां पर ये बोलता है कि जो वर्क है वो वर्क है क्या? वो वर्क बोलता है कि जो फोर्स अप्लाइड किया है वो फोर्स और ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो, उन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है, दैट इज फोर्स. ठीक है? तो क्या लिखेंगे डिफाइन हम लोग इसकी? व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट and object gets displaced by d, then multiplication of force and certain displacement is known as वर्क डन. तो क्या हो जाएगा इस अकॉर्डिंग फॉर्मूला? फोर्स वर्क डन जो होगा क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. तो W इक्वल्स टू F इंटू डी जो है वो आप लोगों के पास में फॉर्मूला आ जाएगा. क्लियर? इजी है ना? पढ़ रखा है आप लोगों का पहले. तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या लिखना चाहो तो फटाफट से लिखो उसको. डिफाइन ही है. यस, ले लिया स्क्रीनशॉट? नाउ ये जो वर्क है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग आगे कैसे लिख सकते हैं वो देखना है आप लोगों को. देखो, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सबसे पहले हम लोगों को यूनिट लिखनी है इसकी. आप लोगों को सबको पता है कि यूनिट्स जो हैं वो 2 टाइप्स हैं. फर्स्ट है MKS, सेकंड है CGS. तो MKS यूनिट सिस्टम में W इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखेंगे हम लोग? फोर्स की जगह लिख सकते हैं हम लोग MA,
और डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा केजी, एक्सेलरेशन की जगह मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मीटर, तो केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है, इसको यहां पर हम लोग जे से भी डिनोट करते हैं। ये जे क्या है, जे क्या है यहां पर, जे है जूल, ठीक है। तो वर्क डन की जो यूनिट है वो जूल भी होती है, ऐसा यूनिट होगी ये, एमकेएस तो केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होगी। सेम अगर सीजीएस में लिखना चाहें हम लोग, तो सीजीएस में भी लिख सकते हैं हम लोग, क्या आ जाएगा W इक्वल्स टू एफ इंटू डी, सेम फॉर्मूला लगेगा, लेकिन इस बार यहां पर केजी की जगह आ जाएगा ग्राम, मीटर की जगह आ जाएगा सेंटीमीटर, सेकंड सेम रहेगा, ये मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज नोन एज अर्ग। क्लियर। तो एमकेएस जो है उसमें केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है, जिसकी ऐसा यूनिट कन्वर्ट हो जाती है जूल में, और सीजीएस जो है उसमें ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर ओवर सेकंड स्क्वायर चेंज हो जाता है अर्ग में। तो यहाँ पर कन्वर्जन आता है, जैसे आप लोगों को याद हो तो फोर्स में क्या था हम लोगों ने कि एमकेएस यूनिट थी वो न्यूटन में आई थी और सीजीएस यूनिट जो थी वो डाइन में आई थी, तो हम लोगों ने वहां रिलेशन लिखा था 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। सेम यहाँ भी तो लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे हम लोग, कन्वर्ट करते हैं अगर हम लोग इसको, तो क्या लिखना चाहिए हम लोगों को, 1 केजी 1 मीटर स्क्वायर 1 सेकंड स्क्वायर, तो 1 केजी कितना हो जाएगा, 10⁻³ केजी लिखूं क्या, ग्राम लिखूं क्या मैं, 1000 की जगह 10⁻³ लिख दिया मैंने। 1 मीटर स्क्वायर है, तो 1 मीटर कितना होता है 10⁻² सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ 4 हो जाएगा क्या, ये 4 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर ओवर 1 सेकंड स्क्वायर। देखो तो कितना आएगा बेटा, 10⁻³ एंड 10⁻4 कितना हो जाएगा, 10⁻7 हो जाएगा, ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर ओवर सेकंड स्क्वायर, ये क्या हो गया, अर्ग हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा जूल है, मतलब 1 जूल जो है वो 10⁻7 अर्ग के इक्वल है। ये मैंने आप लोगों को यूनिट एंड डायमेंशन जब करवाया था उसमें भी आप लोगों को रिलेशन दिखवाया था, है क्या याद आप लोगों को, ठीक है ना। और अगर डायमेंशन लिखना चाहो तो डायमेंशन क्या हो जाएगा इन दोनों से, बताओ डायमेंशन क्या आएगी, n1 l2 t - 2। क्लियर होगा आपको, मेरे हिसाब से यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ये टॉपिक आप लोगों को इजी भी लगने वाला है काफी, क्योंकि 9th क्लास में पहले पढ़ा हुआ है, तो बिल्कुल चैप्टर इजी है, हम लोग इजीली इसको चैप्टर को कवर कर सकते हैं फटाफट से। तो एक बार ले लो उसका भी स्क्रीनशॉट, फिर नेक्स्ट चीज पे चलते हैं जो आप लोगों के 10th क्लास में नहीं थी, 9th क्लास में नहीं थी। डन, ले लिया स्क्रीनशॉट। नाउ नेक्स्ट है टॉपिक इसके अंदर, वर्क डन व्हेन ए फोर्स इज एक्टेड एट एंगल थीटा। वर्क डन फाइंड करना है। अब सेकंड मेथड है कि अगर आप लोगों को वर्क डन फाइंड करने को बोला जाए, फोर्स जो है वो एक्ट हो रहा है एट द एंगल थीटा, कैसे करोगे, देखो लेट्स सपोज ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास गिवन है आप लोगों को m है। इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस्ड करने के लिए आप लोगों के पास में फोर्सेस लगा रखे हैं। लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट है, कैसा होता है ऑब्जेक्ट, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मुझे फोर्स लगाना है और डिस्प्लेस करना, तो कैसे कर सकते हैं, 2-3 तरीके हैं। क्या, एक तो हॉरिजॉन्टल फोर्स ही लगा दो उसके ऊपर तो मूविंग करेगा, दूसरा इंक्लाइनेशन एंगल पे लगा दो इस तरीके से तब भी मूव करेगा, और एक डाउनवर्ड तरीके से इंक्लाइनेशन एंगल पे लगा दो, फिर भी मूव करेगा, है ना। तो हम लोग यहाँ फोर्स जो है कैसे भी लगा सकते हैं,
आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। लेट्स सपोज मैंने ऐसे लगा दिया, किसी की इच्छा होगी सर ऐसे लगा लो, और हॉरिजॉन्टल तो अभी अभी लगाया था आप लोगों ने, ठीक है ना, इससे प्रीवियस केस जो था उसमें हॉरिजॉन्टल लगाया था। क्या होगा, ऑब्जेक्ट हम लोग बोल देते हैं अभी भी कि अभी भी कहीं ना कहीं डी डिस्प्लेसमेंट पे पहुंच गया है, ये डी डिस्प्लेसमेंट है। क्या होने वाला है बेटा, फोर्स जो है ये बताओ कि वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी जब भी इंक्लिनेशन एंगल पे लगती है, कल ही बताया था मैंने आप लोगों को, उसको रिजॉल्व करना पड़ता है। रिजॉल्व किसमें करते हैं? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट पे। तो ये हॉरिजॉन्टल, ये आप लोगों के पास में वर्टिकल एंगल। लेट्स सपोज ये वाला एंगल जो है आप लोगों के पास में थीटा है, उस थीटा एंगल पर एक्ट है, तो क्या आ जाएगा, ये कंपोनेंट कौन सा आएगा? थीटा के साथ में क्या होता है? कॉस। तो एफ कॉस थीटा, ये क्या होगा? एफ साइन थीटा। इस ऑब्जेक्ट के मूवमेंट के लिए कौन सा फोर्स रिक्वायर्ड है? एफ कॉस थीटा है क्या? तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर वर्क डन W इक्वल्स टू, क्या होता है वर्क डन? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ कौन सा कंपोनेंट वर्क कर रहा है फोर्स का? एफ कॉस थीटा। तो W इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय D। मैं अगर इसको रीअरेंज करके लिखूं तो क्या मैं इसको एफ डी कॉस थीटा लिख सकता हूं क्या? हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 के अंदर वेक्टर के बारे में पढ़ा है, स्केलर क्वांटिटीज। क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि अगर आप लोगों के पास में ए बी कॉस थीटा आता है, तो कॉस थीटा को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो ए डॉट बी लगा करके वेक्टर लगा देते हैं इसके ऊपर। क्या ये वही सिचुएशन है क्या? हम लोग लगा सकते हैं। तो क्या आ जाएगा बताओ आपके पास में? जब भी ऐसा होगा कि अगर आप लोगों के पास में ए बी कॉस थीटा है, अब चाहो तो इसको आप लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ये वही सेम सिचुएशन है। देखो इसका आंसर स्केलर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यहां पर भी आंसर क्या आएगा? स्केलर ही आएगा, जेड। याद हो आप लोगों को 4th चैप्टर में पढ़ाया था। तो W इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा, क्या लिखना चाहेंगे हम लोग इसको एक फॉर्म मॉडल से देंगे, W इक्वल्स टू वेक्टर एफ वेक्टर डी और उन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट। बोलो लिख सकते हैं क्या ऐसा? क्लियर है क्या सबको? यस और नो? कोई भी डाउट है तो बोलना बेटा, नहीं है ना? तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो उसका, और फिर इस पर रिगार्डिंग हम लोग क्वेश्चंस हैं वो कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आप लोगों को आइडिया लगे कि डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं। 4th चैप्टर वाला ही है, बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। यस, ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट? यस बोलो। सर इसमें ये फोर्स का एफ कोस थीटा वो वाला कंपोनेंट यूज होगा। देखो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड किस तरफ हो रहा है, जिस तरफ भी डिस्प्लेस्ड हो जाए ना उसी कंपोनेंट को लेना है आपको। देखो इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेसमेंट कहां दे रखा है बताओ मुझे? इस तरफ दे रखा है क्या? दे रखा है ना। तो यहां पर फोर्स तो कैसा लग रहा है? इंक्लिनेशन एंगल पे लग रहा है। तो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट, एफ साइन थीटा या एफ कॉस थीटा, कौन सा रिस्पॉन्सिबल है इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए? बताओ। एफ कॉस थीटा होगा ना, क्योंकि इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो इस डायरेक्शन में एफ कॉस का रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए एफ कॉस थीटा लिखो। आगे समझ? ठीक है ना? तो अब इस पर आप लोगों के पास क्वेश्चंस आएंगे डॉट प्रोडक्ट वाले। देखना क्वेश्चन है आप लोगों के पास। फर्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स एंड displacement is given by, फोर्स गिवन है आप लोगों को 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, एंड डिस्प्लेसमेंट गिवन है माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये आप लोगों के पास में फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट गिवन है। क्वेश्चन आएगा
फाइंड द वर्क डन। यस, 1 मिनट है आप लोगों के पास, फटाफट से बताओ उसका सॉल्यूशन क्या आने वाला है। कितना है आंसर? 4। देखो क्या करते हैं, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, इसके अंदर डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। आई डॉट आई, जे डॉट जे एंड के डॉट के, इनकी वैल्यू 1 होती है, और आई डॉट जे डॉट के एंड के डॉट आई, इसकी वैल्यू 0 होती है। ये आप लोगों को क्लियर है ना, ये बता रखा है मैंने डिटेल में आप लोगों को वेक्टर वाले चैप्टर में, कि कैसे 1 होता है, कैसे 0 होगा। क्या हुआ? क्या बोल रहे हो? आवाज नहीं आ रही आपकी, वापस रिपीट करो एक बार। 16 आ रहा है? अच्छा 16 आ रहा है, ओके। देखो तो W इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कितना होगा आंसर? दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, तो ये डॉट डॉट वाले मल्टीप्लाई होंगे, बाकी किसी से भी करोगे तो क्या हो जाएगा? 0। कितना होगा? 2 माइनस 1 कितना होगा? -2, माइनस प्लस माइनस, तो -3 2 जा 6 प्लस 4 3 जा 12, कितना आएगा? -2 और -6 -8 प्लस 2, तो वर्क डन आएगा 4 जूल। 4 आएगा भाई आंसर, ठीक है। कर लोगे ना ऐसा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रखी है आप लोगों की, बस अब वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में आ गया है। हम लोग वहां करते थे वेक्टर ए वेक्टर बी, देन फाइंड द वेक्टर ऑफ ए डॉट बी, ऐसे फाइंड करते थे हम लोग, है ना। तो रिजल्टेंट फाइंड करते थे, फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए एंड बी। यहाँ पर रिजल्टेंट की वैल्यू क्या है? वर्क डन है, तो आपसे डायरेक्ट पूछेगा क्वेश्चन में वर्क डन फाइंड करो, ठीक है ना। तो यहां तक आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। ले लो एक बार इसका स्क्रीनशॉट, किसी को डाउट है तो, और अगर डाउट लगता है वेक्टर में तो आप लोग YouTube पे वीडियो अपलोडेड है स्केलर वाला, उसमें जाकर के आप लोग देखो एक बार, फिर भी नहीं आता तो एक बार मुझसे कल पूछो, क्योंकि ये आप लोगों को नेसेसरी है, सीखना ही है। हो गया? नेक्स्ट है आप लोगों के पास में स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस देखना, आप लोगों के पास वर्क डन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो कितना है? W इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा, यही है क्या? तो इसके 3 स्पेशल केसेस हो सकते हैं। क्या क्या? कि फर्स्ट हो सकता है कि वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव आए। वर्क डन की वैल्यू क्या हो? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को बता रखा है कि ये स्केलर क्वांटिटी है, इसका आंसर कुछ भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, सेकंड केस में नेगेटिव भी ले सकते हैं हम लोग, और थर्ड केस जिसमें वर्क डन 0 भी हो सकता है। तो वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। अब ये केसेस होंगे कैसे? देखो यहां पॉजिटिव आना चाहिए, तो मुझे ये बताओ बेटा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब पॉजिटिव डायरेक्शन में होंगे तो दोनों के लिए क्या हो जाएगा? वर्क डन की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव भी आएगी। देखना, अगर एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पर मैंने फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने से डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में है, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना होगा? कितना होगा? 0 डिग्री। और जब भी थीटा की वैल्यू 0 होगी, तो यहां पर थीटा की वैल्यू 0 होने से एफ डी कॉस 0। एक बार अपने आप को म्यूट करो बेटा, कौन किसकी आवाज आ रही पीछे से? रानू गहलोत, अपने आप को म्यूट करो। रानू गहलोत, म्यूट करो अपने आप को।
तो W इक्वल्स टू एफ डी कॉस 0 हो जाएगा। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। तो यहां पर देखो W इक्वल्स टू एफ डी आएगा, मतलब ये क्या आया? पॉजिटिव वैल्यू आ गई। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? बताओ, सोचो क्या एग्जाम्पल हो सकता है? नॉर्मल रूटीन में जितने भी एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग, फर्स्ट आप लोग अपनी गाड़ी में बैठकर, एक्टिवा में बैठे आप लोग और जा रहे हो किसी भी डायरेक्शन में, आप अपने घर से बस स्टैंड चले गए, क्या होगा? फोर्स लगा है, इंजन वर्क कर रहा है, फोर्स है। सेकंड चीज डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। दोनों किसमें है? पॉजिटिव डायरेक्शन में है। दैट मीन्स वर्डन जो कर रहे हो, क्या कर रहे हो? पॉजिटिव कर रहे हो। एक ऑब्जेक्ट है ये रहा, इस पर मैंने फोर्स लगाया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और ऑब्जेक्ट मूव हो गया, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में हुआ, मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0 डिग्री। आंसर क्या आ जाएगा मेरा? पॉजिटिव। तो इसके एग्जांपल्स जो हैं वर्डन के, पॉजिटिव के, ये यहाँ पर बहुत सारे हो सकते हैं आप लोगों के पास में। नेक्स्ट है वर्डन नेगेटिव हो जाए। अब वर्डन नेगेटिव कैसे होगा? सोचो कैसे होगा कि जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट पर हम लोगों ने फोर्स लगाया और फोर्स लगाने की वजह से क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ तो है, लेकिन सडनली यहां पर जो ड्राइवर है उसने ब्रेक अप्लाई कर दिए, तो ब्रेक अप्लाई करने से एक्सेलरेशन जो है वो कन्वर्ट होकर के रिटार्डेशन में कन्वर्ट हो गया। चैप्टर नंबर 3, ठीक है। ये एक्सेलरेशन रिटार्डेशन में कन्वर्ट हो गया, मतलब ब्रेक अप्लाई करने से क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट आकर के रुक जाएगा, तो रिटार्डेशन में क्या होगा? अपोजिट फोर्स लगेगा ना, अपोजिट फोर्स, मतलब फोर्स इस तरफ है और दूसरा फोर्स इस तरफ लगेगा। देखो तो यहाँ पर क्या कंडीशन होने वाली इस सिचुएशन में कि डिस्प्लेसमेंट तो होता रहेगा, लेकिन फोर्स जो है वो अपोजिट टक्कर के इसको रोकेगा। कितना एंगल आ गया? 180 आ गया क्या? ये देखो थीटा इक्वल्स टू 180, थीटा इक्वल्स टू 180 पे कॉस 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? W इक्वल्स टू एफ डी कॉस 180 कितना हो जाएगा? -1 होता है कॉस 180, तो क्या आएगा? W इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ डी, मतलब क्या आ गया? ये नेगेटिव। यही तो चाहिए वर्डन नेगेटिव। तो किस केस में हो सकता है? क्या एग्जांपल हो सकते हैं इसके? फर्स्ट केस क्या कि जब आप लोगों के पास में ऑब्जेक्ट जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन सडनली अगर हम लोग ब्रेक अप्लाई कर दें तो एक्सेलरेशन जो है वो रिटार्डेशन में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी वजह से वर्डन की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है। और क्या हो सकता है? अभी अभी हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर जो किया था इससे मैं देखा था कि अगर आप लोगों के पास में एक ऑब्जेक्ट है और वो जो ऑब्जेक्ट है वो रफ सरफेस पर प्रेजेंट है, देखो रफ सरफेस पे प्रेजेंट है, तो क्या होगा कि ऑब्जेक्ट का फोर्स लगेगा और फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो कैसा लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन फोर्स के अपोजिट देखो फिर एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो फ्रिक्शन फोर्स के रिगार्डिंग जो फोर्स आएगा, वर्डन आएगा, वो कितना आएगा? फिर नेगेटिव आएगा। आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? बोलो, कंडीशन समझ में आ रही है क्या? ठीक है ना। और वर्डन की वैल्यू 0 हो जाए। 0 कब? लेट सपोज ये वॉल है, ये दीवार है और इस पर आप लोग फोर्स लगा रहे हो, देखो ये फोर्स लगा रहे हो, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि ऐसा थोड़ी ना होगा कि दीवार खिसक जाएगी, वॉल शिफ्ट होगी क्या? नहीं होगी, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0 होगा। तो उस टाइम पर क्या होगा? W इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा, फॉर्मूला है आप लोगों का W इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा, इसमें D की वैल्यू 0 हो गई, तो क्या हो गया? वर्डन कितना आ गया? 0 आ गया। आया समझ में? एक कुली है, रेलवे स्टेशन पे कुली किसी भी एक लगेज को लेकर के खड़ा है अपनी जगह पर, देखो उसने फोर्स लगा रखा है, लेकिन क्या कुली का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना, मतलब वर्डन कितना है? 0 है। समझ रहे हो? मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर अगर दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो उस टाइम पर थीटा की वैल्यू 0 होने की वजह से वर्डन ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा। एग्जांपल आप लोगों को बता दिया मैंने। फिर वर्डन अगर नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब होगा कि डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स की वैल्यू क्या है? अपोजिट है। ये कब होगा? कि अगर आप लोगों के पास में कोई ऑब्जेक्ट है, स्मूथली मूव कर रहा है, लेकिन अगर सडनली हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो ब्रेक अप्लाई करने से एक्सेलरेशन कन्वर्ट हो जाता है रिटार्डेशन में, और रिटार्डेशन में कन्वर्ट होने की वजह से माइनस आते ही वो आंसर जो आता है वो 180 डिग्री की वजह से माइनस आ जाता है। सेकंड केस ये भी बोल सकते हो आप लोग कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है रफ सरफेस पर, तो फ्रिक्शन भी लग रहा है, तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में लगने की वजह से फ्रिक्शन जो है वो उसको अपोज करेगा, उसकी वजह से भी वर्डन नेगेटिव हो सकता है।
थर्ड केस में कि अगर आप जैसे वॉल है, उस वॉल पर हम लोग फोर्स लगाएं तो वॉल क्या शिफ्ट थोड़ी होती है, नहीं शिफ्ट हो रही ना। इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है। सेम सेकंड एग्जांपल कि कूली है, लगेज को लेके खड़ा है रेलवे प्लेटफॉर्म पे, क्या होगा, मूवमेंट नहीं कर रहा तो फोर्स लगा रहा है लेकिन बर्डन फिर भी नहीं आ रहा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो हो गई। आ रही ना चीज समझ में, आ रही ना भाई। तो ये स्पेशल केसेस है जिसमें आप लोगों को पता करना पड़ेगा कि बर्डन पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। ओके, ले लो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट। यस, ले लिया। चलो नेक्स्ट है इसके अंदर कि वर्डन अभी भी फाइंड करना है किसके जरिए, बाय ग्राफिकल मेथड। आप लोगों को पता है कि कोई भी ग्राफ होगा, उस ग्राफ से दो चीजें निकलती है। कौन कौन सी? फर्स्ट निकलता है ग्राफ से उसका स्लोप जो tan थीटा होता है, और सेकंड निकलता है ग्राफ से उसका क्या, एरिया। ये हम लोगों ने थर्ड चैप्टर में देखा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर। यहां भी वही केस है कि वर्डन निकालना है बाय ग्राफिकल मेथड। लेट सपोज अगर आप लोगों को एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर वाई एक्सिस पर फोर्स दे दें, एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट दे दें और कोई सा भी ग्राफ दे दें, तो इस ग्राफ के अंदर इसका एरिया निकालोगे तो एरिया क्या निकलेगा, यही एरिया आएगा, ये वाला एरिया। तो जो एरिया आने वाला है वो एरिया क्या आएगा बेट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही आने वाला है। अगर मैं हाफ को इक्वल को हटा दूं तो प्रोपोर्शनल लगा करके बेस इंटू हाइट कर सकता हूं क्या, बिल्कुल कर सकता हूं ऐसा। तो एरिया प्रोपोर्शनल बेस, बेस कहां पर है, कहां पर है बेस, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस पर, ये डिस्प्लेसमेंट, हाइट, ये हाइट है, ये क्या है, इसके इक्विवेलेंट है फोर्स के, ये फोर्स, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से क्या आएगा, वर्डन। मतलब अगर मैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो गिवन एक्सिस है उसके अराउंड एरिया निकाल लूं तो एरिया निकालने से मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर, वर्डन का आ जाएगा। तो वर्डन निकालने का एक तीसरा मेथड हो गया। फर्स्ट मेथड था आप लोगों के पास में कौन सा, कि डायरेक्ट फॉर्मूले से फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर दो। सेकंड था आप लोगों के पास में स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, और थर्ड मेथड आ गया आप लोगों के पास में कि एरिया निकाल लो, उससे भी आप लोग वर्डन फाइंड कर सकते हो। समझ रहे हो? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, सबके लिए आंसर आना चाहिए सबका। देखो एक तरफ है फोर्स, एक तरफ है डिस्प्लेसमेंट, यस। क्वेश्चन आएगा फाइंड वर्क डन। बताओ भाई क्या करना चाहिए हम लोगों को, क्या करना चाहिए, बताओ कितना आएगा, सब कर सकते हो क्या। देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ले लो, जिनको ट्रेपेजियम का एरिया पता नहीं है वो क्या कर सकते हो, ट्रेपेजियम को रेक्टेंगल और ट्राइंगल के फॉर्म में डिवाइड कर सकते हो। देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड। ट्रेपेजियम का एरिया पता है अगर हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड
मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस इन बिटवीन देम या हाइट, है ना? सब तो पता है, सबसे अच्छी बात है। नहीं पता तो देखो, सबको दिख रहा होगा, ये क्या दिख रहा है आपको? इसका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया वर्गन है, क्या होगा इसका एरिया? रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्राइंगल का एरिया, इसका क्या होगा? L इंटू बी, इसका क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो L कितना है? 100, बेस कितना है? 50, 100 इंटू 50 प्लस हाफ, बेस इस ट्रायंगल का कितना है? 50 और 60 के बीच में कितना डिस्टेंस होगा? 10 का। और हाइट कितनी होगी? हाइट वही 100, ये 100, कितना आएगा बेटा? 5500 वर्क डन। ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा जूल में। ओके, इजी है ना? कर सकते हो ना ग्राफिकल मेथड भी? यस और नो? तो बहुत इजी है बेटा। आज हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया वर्क का, कि वर्क में आप लोगों के 3 मेथड है। फर्स्ट मेथड जो आप लोगों को पता ही है, कौन सा? बोलो, फॉर्मूले वाला, जो 9th क्लास में पढ़ के आए हो। सेकंड था आप लोगों के पास में कि फोर्स जो है इंक्लाइनेशन एंगल पे लगे तो उसमें डॉट प्रोडक्ट करते हैं, W=FD cos थीटा। और थर्ड मेथड था ग्राफिकल मेथड। और ये वर्डन कंप्लीट हो गया आपका। नेक्स्ट जो है कल करेंगे हम लोग स्टार्ट एनर्जी, जिसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आप लोगों के सिलेबस में है। बाकी आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ रखा था, तो कल करेंगे, एक बार बताएंगे आपको कल और क्या क्या है। कोई भी डाउट आए, वीडियो देखना है, वही सेम लाइन आप रिपीट करता हूं मैं हर बार। जो भी डाउट हो नेक्स्ट क्लास में आके पूछो भाई, पढ़ना चालू करो, क्योंकि ईयरली एग्जाम्स में आप लोगों के चैप्टर्स ज्यादा होंगे। अभी हाफ ईयरली में 5 चैप्टर्स थे, जिसमें भी आप लोगों को थोड़ा सा कहीं ना कहीं लगा होगा। तो 15 चैप्टर्स के लिए आप लोगों को तैयारी अभी से करनी पड़ेगी भाई, ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड डे।